all those who wants be part of this field, you need some hardcore skills. मतलब आप you can't just mention keywords in your resume and be part of the interview. You need to work on the project that you can flaunt in your interview. Generally, people confuse it initially, but once you come into the industry, you realize that being a machine learning engineer is very different than being an MLOps engineer, because ML engineers focus on building a model, building a pipeline. To enter into the job field, what matter is how hands-on experience you have. So even if you are a college graduate, if you have worked on MLOps project, आपने you have put efforts into it, आपने एक पूरी pipeline बनाई है, then without even experience you can be part of a MLOps team. मतलब एक बार मॉडल को डिप्लॉय कर दिया तो we are MLOps engineer. Right, but that doesn't work like that. You need a lot of different things. जैसे ही आप इंडस्ट्री में आते हो, your priorities changes. It is about deploy the model. अगर accuracy okay है, it sometimes works out. But model with a high accuracy, पर आप उसको deploy नहीं कर पा रहे हो, तो then it's a dead weight. हेलो दोस्तों और वेलकम और एक इंस्पायरफुल एपिसोड में। आज का एपिसोड उन सब के लिए एक गोल्ड माइन है जो डेटा साइंस, एआई एंड एमएलओप्स में करियर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी उस जर्नी पे है। आज हमारे पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट आए हैं जो नॉट जस्ट एमएलओप्स इंजीनियर है बट आल्सो अ स्पीकर, ट्रेनर, मेंटोर और एक ट्रू टेक कम्युनिटी बिल्डर। वेलकम भार्गव पटेल। भार्गव ने डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज, प्रूमिंडस सॉफ्टवेयर जैसे टॉप कंपनीज में काम किया है और करंटली वो फ्रैक्चुअल एनालिटिक्स में एमएलओप्स इंजीनियर के रोल में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें सिंप्लीफाई की है, चाहिए वो डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स का डिप्लॉयमेंट या फिर स्केलेबल एमएल पाइपलाइंस बनाना यूजिंग टूल्स लाइक टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड, क्यूबरनेट्स, डॉकर, एडब्ल्यूएस एंड द लिस्ट गोज ऑन। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बात की है ऑन द टॉपिक्स लाइक उनकी पर्सनल जर्नी, कैसे एक स्टूडेंट से एमएलओप्स इंजीनियर बने, एमएलओप्स की इम्पोर्टेंस और कैसे एक बिगिनर इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के पीछे की कहानी, इंडस्ट्रियल टिप्स, जॉब इंटरव्यूज, पोर्टफोलियो बिल्डिंग और कुछ रैपिड फायर फन क्वेश्चंस भी। ट्रस्ट मी गाइस, भार्गव का एक्सपीरियंस और गाइडेंस इस पॉडकास्ट का हाईलाइट है। उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स नॉलेज शेयरिंग, मेंटोरिंग एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इज ट्रूली इंस्पायरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद भार्गव पटेल। Hey, hi Bhargav, how are you? Fine, how are you? I'm good, Bhargav. First of all, Bhargav, thank you so much for coming to the podcast and accepting this invitation, for sharing this all the knowledge about the MLOps and data field. Thank you so much for that, first of all, to you. No problem. I'm very excited for the podcast and thank you for having me. So, Bhargav, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आप एआई और MLOps में कैसे आए? So, like before going to the journey, like मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन फिनिश करी 2021 में एंड कॉलेज के स्टार्टिंग से ही मैं मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में इंटरेस्टेड था. सो बिफोर जॉइनिंग कॉलेज आई अटेंडेड अ वर्कशॉप इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन गुजरात एंड वो वर्कशॉप पूरा डेटा साइंस पे था. सो अभी 12th का बच्चे ने डेटा साइंस की वर्कशॉप अटेंड करी है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर ओवर दैट. अभी 90% चीजें समझ ही नहीं थी क्या थी, बट हाँ एक चीज देख के पता लगा दिस इज अ वेरी गुड फील्ड. मतलब इट वाज अ वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटिंग टू नो मतलब डेटा कैसे यूज हो सकता है और उसके क्या एप्लीकेशंस है. सो तभी से मैंने डेटा साइंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा एंड मशीन लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा साइंस. तो डेटा साइंस एक्सप्लोर करते करते आई केम टू अबाउट मशीन लर्निंग. सो लाइक आई गेस फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज मैं मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड था एंड देन आई टू गाइडेंस फ्रॉम द प्रोफेसर्स. आई वर्कड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. आई परस्यू ऑनलाइन कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मशीन लर्निंग के एंड प्रोजेक्ट्स भी है. सो मैंने वो सब करे एंड आई क्रिएट अ गुड फाउंडेशन फॉर बी पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर. एंड जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो आई गॉट अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट जॉब पूरा मशीन लर्निंग डोमेन में था. सो सिंस देन लाइक मैं मशीन लर्निंग मैं मशीन लर्निंग डोमेन में वर्क कर रहा हूँ एंड इट इज लाइक एवरी डे देयर आर न्यू थिंग्स एंड एवरी डे कीप लर्न न्यू थिंग्स. लाइक द क्यूरियोसिटी दैट कीप्स यू मूविंग फॉरवर्ड. एंड जब से LLMs एंड वो सब आए तब से तो एवरी डे व्हेन यू ओपन लिंक्डइन यू सी समथिंग न्यू happening. So I guess curiosity and everything keeps you moving forward in this field. And this is how I'm in ML field since last 3.5 years, and I'm happy we'll be continuing in this as well. Yes, yes, it's great to know about you. So, हमें बताइए कि आपको मशीन लर्निंग और एआई चूज करने के लिए क्या मोटिवेट किया?
इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई वुड से जब मैंने स्टार्ट करा था फर्स्ट ईयर में, तब मुझे लाइक ऑब्वियसली किसी को भी पता नहीं होगा, लाइक वेरी मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू। एंड उस वक्त आई हर्ड दैट डेटा साइंस इज द सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ 2021। और वो वो एक थोड़ा लेट्स से कॉलेज कम्युनिटी में वो भी होता है कि एवरीवन वांट्स टू बी मशीन लर्निंग इंजीनियर। सो उसके हिसाब से चीजें स्टार्ट हुई, बट व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट, आई स्टार्टेड लर्न अबाउट द पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन। मेरा इनिशियल फोकस पूरा कंप्यूटर विजन में था। अब मैं कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दोनों में काम करता हूँ। बट व्हेन यू रियलाइज कि एक आर्टिफिशियली डेवलप न्यूरल नेटवर्क कितना स्पेशलाइज्ड हो सकता है पर्टिकुलर टास्क में, एंड if you look at past 20 years and what type of development has happened, because if you talk about 25 years ago in let's say around 2000, machine learning and everything was very it was dedicated for a very, let's say, university researches and top companies doing working on it. But now every other university kid can build a neural network, let's say fine tune LLMs and everything. So जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा था and the way things were happening, and once I realized them, so I decided to continue in this field, and this is how I ended up in being a machine learning engineer. थोड़ा हम एमएलओप्स में डीप डाइव होते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि एमएलओप्स का इम्पोर्टेंस आप समझा सकते हैं एज अ फ्रेशर को एमएलओप्स समझना होगा, तो आप क्या बताएंगे और ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से कैसे डिफरेंट है? सो देखिए, मशीन लर्निंग में मेनली हम क्या चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे पास अच्छा डेटा हो, वी क्लीन डेटा, वी मेक श्योर दैट डेटा इज ऑफ गुड क्वालिटी। फिर हम फोकस करते हैं कि मॉडल को ट्रेन करना है। तो हम जो भी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स डिसाइड करते हैं, लेट्स से फॉर ईज ऑफ दिस पॉडकास्ट हम एक्यूरेसी मान लेते हैं कि भाई अपने को 99% एक्यूरेसी चाहिए। नाउ लेट्स अज्यूम दैट वी अचीव दैट एक्यूरेसी। नाउ यू हैव योर मॉडल व्हिच इज वर्किंग इन योर लैपटॉप, और आप उसको डेटा देते हुए आपको आंसर दे देता है। अब उस मॉडल को आपको एक प्रोडक्ट में डालना है जिससे कि एवरीवन कैन यूज इट। एवरीवन माने लेट्स योर कस्टमर्स कैन यूज इट और योर इंटरनल सर्विस कैन यूज इट। सो टू डू दैट उस जगह पे एमएलओप्स यूज होता है, राइट? सो एमएलओप्स इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ मॉडल। बिल्डिंग अ मॉडल इज जस्ट लाइक से 5% पार्ट है एक एमएलओप्स पूरी लाइफ साइकिल का। अदर 95% इज अबाउट डिप्लॉइंग इट। अब उसको कैसे डिप्लॉय करते हो, उसको कैसे मैनेज करते हो। अगर टाइम के साथ एक्यूरेसी कम होती है तो हाउ डू यू डिटेक्ट दैट, एंड इफ यू हैव डिटेक्टेड इट, व्हाट इज द रूट कॉज फॉर दैट, और उसके लिए आप मॉडल कैसे अपडेट करते हो, राइट? एंड लेट्स से अगर आपका लोड बढ़ता है सिस्टम पे, तो हाउ डू यू स्केल दैट मॉडल? सो देयर आर लॉट ऑफ things involved in MLOps, and generally people confuse it initially, but once you come into the industry, you realize that being a machine learning engineer is very different than being an MLOps engineer, because ML engineers focus on building a model, building a pipeline. MLOps engineer make sure that whatever the model that has been built, मतलब वो consistently एक output provide करता रहे for whoever the stakeholders are, right? So if you want to compare analogy, it's about writing the software and being a DevOps engineer. आपने पास सॉफ्टवेयर तो लिख लिया, बट हाउ डू यू मेक श्योर दैट सॉफ्टवेयर इज स्केलेबल? हाउ डू यू एंश्योर द CI/CD पाइपलाइन इज वर्किंग? ठीक है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही से काम करना चाहिए, अगर आपको स्केल करना है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ऐड करते हो, कैसे रिमूव करते हो, ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू द पिक्चर विद व्हेन यू आर डीलिंग विद MLOps। अगर आप सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर सिर्फ मॉडल बिल्ड करो तो आपको यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो एमएलओप्स जॉब रोल के लिए फ्रेशर्स हायर किए जाते हैं या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस लोग हायर किए जाते हैं? See, it's not about so very when you say experience, like in general we count experience in the total years of experience. But there could be a possibility कि किसी के पास 1 साल का experience है, but that person has a knowledge of 5 years of working experience, ठीक है? And let's say there could be other possibility कि किसी ने 5 से 10 साल एक फील्ड में काम करा है, but उसका एक्सपीरियंस 1 साल जितना ही है, उसका नॉलेज एक साल एक्सपीरियंस जितना ही है। So to enter into the job field, what matter is how hands-on experience you have and at what scale. So even if you are a college graduate, if you have worked on MLOps project और आपने you have put efforts into it, आपने एक पूरी पाइपलाइन बनाई है, आपने उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करा है, let's say you have experience of cloud, couple of cloud deployments, and आपको पता है उसको स्केल कैसे करना है, स्केलेबिलिटी को टेस्ट कैसे करना है, रोल बैक कैसे करना है, then without even experience you can be part of a MLOps team, ठीक है? So there is no, let's say, on paper experience, और let's say मतलब इतना तो होना ही चाहिए। Companies prefer it, but if you can prove your knowledge or with your projects, with your let's say technical skills, I think इतना एक्सपीरियंस की कोई मतलब इट्स नॉट नेसेसिटी, एनीवन कैन जॉइन द फील्ड ऑफ MLOps engineering. ओके, सो एक एस्पायरिंग एमएलओप्स इंजीनियर को कौन से मेन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए इफ ही और शी वांट्स टू कम इनटू एमएलओप्स फील्ड? There's a big list of skills you need to be in a MLOps engineer. I would say someone wants to जैसे उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है and they know how machine learning models are built and a simple deployment experience. I would say first start with some experience with DevOps. मतलब CI/CD pipeline कैसे बनती है, how do you manage your infrastructure, how do you write a
pipeline which like which can scale. Then it comes to some knowledge of machine learning, some, and then you need let's say experience with monitoring tools. Grafana ho gaya, Prometheus ho gaya. Like once you deploy your model, how you are monitoring it. Software engineering, definitely you need to know good knowledge of software engineering, because how you write your code, how you write your pipeline will depend on it. Python, I guess it would be must, because if we are talking about something related to machine learning, Python will be there for a majority of time. Knowledge of cloud is necessary. How you are using, how you are leveraging cloud services. Knowledge of Linux, working with Linux is also necessary. So it takes a good combination of skills from software engineering, skills from machine learning, skills from DevOps engineering, and skill from, let's say, some part of data engineering, not being expert, but some knowledge of data engineering, how a large scale system would work, or combine all of that, let's say, building an entire system end to end. So you need a good mix of skills to be an MLOps engineer. आपको लगता है कि एमएलओप्स को लेकर लोगों के कोई मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं? There are, like, when people heard about MLOps engineering, it's पहली चीज आती है कि we just want to be, मतलब एक बार मॉडल को डिप्लॉय कर दिया तो we are MLOps engineer, right? But that doesn't work like that. You need a lot of different things. मतलब मॉडल को डिप्लॉय करना is today's the tools that we have. It's very simple, but how do you make sure that whatever data is going into your model, it is what we are expecting the data? What if data gets skewed, or there's a data drift? How do you make sure that if your model needs an integer input, you are not passing a string input, correct? And once your model gives output, how you are making sure that that output is correct? If your model is deployed in a cloud, how you know that that cloud is not, the pipeline is going to work? If you need to change your model, do you take down entire system and then you upgrade your model and then you redeploy it? What is that scenario going on, right? And if you need to scale your model, how you are supposed to scale your model? What are the parameters that you will look into it when you need to scale it? So there are a lot of technical knowledge that sometimes people are missing when dealing with the MLOps, and that's why if you look at the stats, 80% of the models that the companies or startups build, they never see the face of production, because deploying a model is not a simple thing. If you want to create a model, you can use the TensorFlow, PyTorch. There are a lot of tools available. AutoML is there, but when it's come to deploying model, there's there is a gap. All right, there are a lot of available tools such as AWS SageMaker and Vertex AI, but every tool has its own limitation, and every company or let's say product needs some very sophisticated approach deploy their own models. So there has to be a technical understanding between how to build a model and what requirements or what necessities are needed to deploy that model, and that is something I feel that there is missing. ओके, सो भार्गव, हमें थोड़ा जॉब के बारे में एंड इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए कि जो लोग एआई या एमएलओप्स में जॉब चाहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? एंड वो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए इस फील्ड में आते वक्त या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते वक्त? So all those who wants be part of this field, you need some hardcore skills. मतलब आप, you can't just mention keywords in your resume and be part of the interview. You need to work on the project that you can flaunt in your interview. Okay, let's say if there's two people, one who have done courses from Coursera and the other one will actually work on the projects, and he might or might not have done the course. That's secondary thing. But a person with the practical experience would be preferred more, because on theory MLOps seems like some set of principle that needs to be followed, but once you start implementing them into the production, you start seeing a lot of issues over there. Even a simplest of issues such as a mismatch of library version can take 2 to 3 hours of your time in just debugging it. So those who wants to be part of this field, I would say start first working with Linux systems, understand how the system is working, build some models. Start very simple, such as classification model or a object detection model. A very simple model. You can train your own model from the standard data set. Once that is done, don't stop there. Think how you can deploy it. Take a hypothetical scenario or hypothetical product or hypothetical service that you want to build and just build it for your learning. You can utilize the $300 GCP credits that you get, or the AWS free tier, and Azure has also some student related free tier services which you can use for your own learning. And maybe invest in some of those cloud technologies as well, for mainly for a learning purpose. See how those cloud technologies inbuilt features can be used to deploy model, how you can build a entire deployment pipeline from scratch as well.
And if you spend let's say if you have two projects, let's say one in computer vision, one in NLP, and if you have trained the model, deploy it as well, you are monitoring it, you have a CSD pipeline ready, you would be able to talk about those projects in an interview, and you will understand how entire system works. Because if you are joining as an MLOps engineer in a team at any stage, there will be a one question in your interview on system design. You would be given a model, like this is the model, this is the objective, and we want this system to work like this. Can you design a system using any cloud technology you know? So you can't just, because the person who's taken interview, he or she will have a 10 to 15 or 20 years of experience. So if you just start bluffing around, they will realize that you don't have actual skill, you're just throwing up the keywords, right? So you need to sit and make your hand dirty and work on the sit, even if it is the simplest of the thing. You don't need to build your own LLM. You just need to take a simplest, oldest model. Even take some, let's say SVM. Try to deploy an SVM classifier or decision tree into the cloud and see if it is working or not. You'll start realizing what things are needed to actually deploy a model. Believe me, building a model is just 5%. Deploying a model is a 95% of the things that needs to be focused on. And that's why it's take time to grasp on this field. But once you have it, you will be in a very good position or in very good intersection among the workforce, because you will have a knowledge of machine learning, you will have a knowledge of cloud, and you will also have a knowledge of software engineering as well. So you'll be able to manage into any of the domain you want to go in. So next my question is to you that AIML फील्ड में नेटवर्किंग और कनेक्शंस बिल्ड करने का बेस्ट वे क्या है फ्रेशर्स के लिए? I think first of all, networking और connection not just in AIML but किसी भी फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इफ यू हैव अ गुड नेटवर्क, अगर आप लिंक्डइन पे अच्छा खासा कनेक्टेड हो लोगों से, आप रेगुलर पोस्ट करते हो, देर आर हायर चांसेस दैट यू माइट गेट अ जॉब फ्रॉम दैट एज वेल, और सम अदर अपॉर्चुनिटीज दैट यू नीड बेस्ड ऑन योर करियर. सो सबसे बेस्ट तरीका आई वुड से कीप पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन. मतलब लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो, ट्विटर एक्स वट एवर वी वांट टू कॉल इट, एंड ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करो. बहुत सारे मीटअप्स होते हैं हर जगह पे, लेकिन डेव फेस्ट हो गया, AWS का मतलब जो आते हैं कम्युनिटी डे. सो अटेंड दोस इवेंट्स, मीट द स्पीकर्स, मतलब वहाँ पे लोगों से कनेक्ट करो, बात करो. यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ कनेक्शंस एंड आइडियाज ओवर देयर. एंड इफ अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, and अच्छे doesn't mean like you just have a photo with them. अच्छे means that you can drop a message and ask them if they can refer in their company. It would be a lot easier to navigate job market. It would be a lot easier to get mentors as well. अगर आपको एक फील्ड में मेंटर मिलते हैं, your career grows exponentially. मतलब एक चीज है कि यार मैं चीजें खुद से कर रहा हूँ, सो देयर आर हायर चांसेस कि मैं बहुत सारी गलतियां करूंगा. बट अगर कोई इंसान जिसने ऑलरेडी वो चीज करी है, वो मुझे गाइड कर रहा है, तो मैं वो बहुत सारी गलतियां अवॉइड कर सकता हूँ, राइट? सो मैं उसमें जो टाइम वेस्ट होगा, आई विल हैव अ बेटर स्पीड और बेटर अप्रोच ऑन बीइंग ऑन माय करियर. सो वो एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है जो आपको कनेक्शन से मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक आपका सॉफ्ट स्किल्स इंक्रीज करता है. हाउ डू यू अप्रोच समवन, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब आप कैसे बात करते हो. ऑल दो सॉफ्ट स्किल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब उनको हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं. Even in the universities as well, we are more focused on technical skills, which are very important to prove yourself. But if you have a good knowledge, but your presentation skills are not good, that could be a red flag, because you are not been able to explain yourself or your thought process to an interviewer or to someone who could be your potential investor, or मतलब आपका co-founder हो सकता है. It could be anyone. But if you cannot convey yourself, even if you have a good knowledge, then that's a skill that a person should work on. So all those things, once you try to connect with others, you start doing offline meetups, up LinkedIn पे post करते हो, all those things gives you a very necessary skills such as writing, presenting yourself, talking with someone else. वो एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, which is sometimes neglect. अभी आपने बोला रेफरल के बारे में. सो क्वेश्चन होता है फ्रेशर्स के मन में रिगार्डिंग रेफरल. तो रेफरल लेते वक्त किसको एक्चुअली अप्रोच करना चाहिए कंपनीज के एम्प्लॉय में? मतलब जूनियर इंजीनियर को करना चाहिए, टीम लीड को करना चाहिए, सीनियर लेवल पोजीशन को करना चाहिए, मैनेजर को करना चाहिए, HR को करना चाहिए, या एनी अदर फ्रॉम दिस रोल? So it's a good question, I would say, because देखिए, पहले तो हायरार्की जैसा इन जनरल होता नहीं है. अगर मैं सीनियर इंजीनियर हूँ, मैं रेफरल दे रहा हूँ, और कोई जूनियर इंजीनियर रेफरल दे रहा है, मतलब आपको आपके मैनेजर को ही कहना पड़ेगा कि दिस इज द गाय आई वांट टू रेफर, एंड देन यू कैन फॉरवर्ड योर रेज्यूमे टू HR. देखिए, अगर आप टीम लीड को या प्रोग्राम मैनेजर है या प्रोडक्ट मैनेजर है, आप उसको अप्रोच करते हो, बेनिफिट ये रहता है कि लेट्स से आई हैव अ स्किल इन मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एंड द गाय हु एम आई अप्रोचिंग, उनकी प्रोडक्ट या उनके पास जो प्रोजेक्ट है वो मशीन लर्निंग में है. सो देयर इज अ बेटर चांस कि वो फिट मिल जाता है इमीडिएटली. तो यू विल बी एबल टू ग्रैब दैट पर्सन्स अटेंशन. बट
but in general you can reach out to software engineers or senior software engineers, team lead, program manager, जो भी आपको respond करे LinkedIn पे, because everyone like not might be that active on LinkedIn or any other social medias. So reach out to multiple people. ऐसे लोगों को reach out कीजिए जो आपकी फील्ड में ही हो. So if I'm looking for a job in MLOps domain, I would try to look for people who are in MLOps or who are a program manager, who are working on a machine learning part of the, जैसे it is a large company, उसमें एक machine learning या सर्विस या प्रोडक्ट में एक छोटा पार्ट है, तो मैं उन लोगों को रीच आउट करने का ट्राई करूंगा rather than people's working on the other. So that increases the chances of you getting their attention and getting a referral. यस, यस, यस। सो भार्गव, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये चीज़ अभी 2025 में या इसके पहले भी दिख रही थी, आप भी इस चीज़ से गए होंगे। एकेडमिक स्टडी और इंडस्ट्री एमएल प्रोजेक्ट्स के बीच का गैप क्या है? और स्टूडेंट्स इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं? गैप है, अच्छा खासा गैप है। व्हाट वी लर्न इन कॉलेज एंड व्हाट इंडस्ट्री नीड्स, क्योंकि कॉलेज में हमारे पास आइडियल एनवायरनमेंट होता है, वी वर्क विद कोलैब और जुपिटर नोटबुक बेस्ड सिनेरियो। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो इन कॉलेज माय मेजर फोकस वाज ऑन गेटिंग अ बेटर एक्यूरेसी आउट ऑफ द मॉडल्स और रीइन्वेंटिंग द एग्जिस्टिंग और न्यू एल्गोरिदम और न्यू अप्रोच टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। जैसे ही आप इंडस्ट्री में आते हो, योर प्रायोरिटीज चेंजेस। इट इज अबाउट डिप्लॉय द मॉडल। अगर एक्यूरेसी ओकेश है, इट समटाइम्स वर्क्स आउट, बट मॉडल विद अ हाई एक्यूरेसी पर आप उसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हो, तो देन इट्स अ डेड बेट। ठीक है, सो in college, I guess, or in university education, there is a less focus on the deployment technologies, right? कि आपको there are courses or there are projects in which आपको deployment सिखाया जाए, and industry में focus होता है deployment पे। Once you join industry, आप let's say for initially आपको model train करने को कोई नहीं देता है। They give you to clean the data, do that type of work so that you understand the data. Then you learn how to ट्रेन मॉडल फॉर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस इनपुट पे काम करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए। नाउ कम्स द डिप्लॉयमेंट डिजाइन, एंड इवन इन द डिप्लॉयमेंट एज वेल, यू कैन नॉट जस्ट पुट ए मॉडल इन क्लाउड एंड प्रोवाइड एन एपीआई। आपको उसके आसपास बहुत सारा बिल्डअप करना पड़ता है सो दैट द मॉडल बी द रेलेवेंट, वो बेकार के आउटपुट ना दे जिसकी अभी जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस लेटर पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, if that is been part of the curriculum or it has been taught through project or some workshop or summer schools or something like that, I think it will reduce the overall gap that is needed to excel in the industry. सो हमें बताइए कि एआईएमएल में सक्सेस के लिए मास्टर्स डिग्री जरूरी है या सेल्फ लर्निंग भी काफी है 2025 में? देखिए, it's always good to have a master's degree, okay? But you need to understand the fact that not just the master's degree. When you go for a master's degree, try to be in a good university, alright? जहाँ पे अच्छा रिसर्च वर्क होता है। इफ यू गेट अ मास्टर्स डिग्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई चलो मास्टर्स डिग्री चाहिए, इट विल नॉट हेल्प यू, because when you do a master's degree in computer science or some related field, you need to perform a research, you need to write your thesis. So उसके लिए you need to have a good advisor, good university, good infrastructure to work upon. So if you are getting a chance to pursue master's degree from a good university, I would say take it. But if constraints are different, if situation is different, I would say work on your skill, right? There is no written rule that you always need a master's degree to be successful in ML. You need to work hard in your day-to-day life to be in those high-end projects which impacts your career, and be in those team which are making an impactful, creating a good value. So if you ask me the end result, you need to work on projects which are creating impact. You can do it through a master's degree, you can do it through your the day-to-day job, but what matter is how much value you are creating and how fast. If you have figured that out, I guess that you will know if you want to do a degree or if you just want to continue with your existing bachelor's degree and work in the industry, because both will teach you. It's just the matter of fact that what you want to work on. ओके, सो भार्गव, हमें ये बताए कि नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अगर एमएल इंजीनियर में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? If you have an engineering degree, be it from any field, I guess that is fine. It is preferred that you have a CS degree. If you don't have a CS or electrical or some other degree, I would say go ahead with the project which are in this field, right? Online बहुत सारे resources available है, pursue them, get some certificates in the similar field, and do projects. That if you are in university, if you are not in university, if you are already a working professional, take up some PGDM course, PG in machine learning, a 1 year long course, to get you certified. And if you have that, I guess, and good skills in terms of computer science fundamentals and machine learning, आप किसी भी job role में apply कर सकते हैं. There are higher chances of success, if you have followed that path. So CS, non-CS, it will not matter that much if you have a curiosity for knowledge and a passion for this field. You can figure it out how to move forward. So, while going through your LinkedIn profile, we noticed that you are the part of the Microsoft Student Partner Program for the 9 months. क्या होता है ये प्रोग्राम?
और एप्लीकेंट्स को कौन से स्किल्स या क्वालिटीज हाईलाइट करने चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, और कैसे अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम के लिए? सो सबसे पहले लाइक मुझे जब इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, एक्चुअली देयर वाज अ प्रोग्राम बिफोर दैट नोन एज गूगल एमएल फैसिलिटेटर प्रोग्राम, जहाँ पे इट वाज अ गूगल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जहाँ पे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग, दे अप्लाई टू इट एंड देन दे गॉट शॉर्ट लिस्टेड। उनका ट्रेनिंग होता है हाउ टू डिलीवर प्रेजेंटेशन, हाउ टू कंडक्ट अ वर्कशॉप, टेक्निकल मशीन लर्निंग नॉलेज का, एंड देन दे आर गिवन अ टास्क टू कंडक्ट वर्कशॉप्स इन देयर ओन यूनिवर्सिटी और फिर किसी बाहर की कॉलेज में, नो वेयर दे वांट टू डूइंग। सो यू टेक एनी प्रोग्राम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएसपी प्रोग्राम है, या गूगल्स जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम मशीन लर्निंग फैसिलिटेटर्स के, सो they empower students to take a leadership position in their university and spread the knowledge of machine learning through various workshops and different meetups. तो एक वर्क पे क्रेडिबिलिटी देता है कि yes, you have a good knowledge of machine learning because you are part of this program. Apart from that, it also gives you a chance to work with the people from the different these companies, how to be a better engineer, right? So you interact with them. There are रेगुलर वर्कशॉप्स होती है आपके खुद के सीखने के लिए, एंड यू स्प्रेड दैट नॉलेज टू द अदर्स। सो इन एप्लीकेशन दे आस्क फॉर अ रेज्यूमे, सम कुछ वीडियो भी बनाना होता है 1 या 2 मिनट का, अबाउट योर सेल्फ एंड द नॉलेज दैट यू हैव, एंड इफ यू चूजन फॉर दिस प्रोग्राम, आप उसको कैसे वैल्यू ऐड करोगे। और ईयर राउंड की एप्लीकेशंस होती है, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम एज वेल, आई गेस गिटहब कैंपस एक्सपर्ट इज देयर, पोस्टमैन का भी प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, lot of companies are this type of student programs through which you can be part of them, and it puts you in a very good position as well. When you are part of this program, it proves that you have good knowledge of machine learning or whatever the in the field it is. So you get to take workshops of आपके soft skills भी increase करता है. So yeah, by year around इनके applications होते हैं, so people can apply through it. तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हमारा डिफरेंट रहने वाला है भार्गव। तो एआईएमएल में कौन से अंडररेटेड टॉपिक है जिसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है इंडिया में? आपको लगता है कि ऐसा यूएस कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज एआईएमएल के रिलेटेड कुछ अलग कर रहे हैं एंड इंडिया कुछ अलग कर रहा है? सी मशीन लर्निंग फील्ड में इतने ज्यादा लोग हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग स्टूडेंट्स टू एक्सपर्ट्स, सो there is no single field which is not given enough attention, but I would say the issue is with the ability to take risks, right? So a lot of people are working on different things, but I think what we lack is the how we build a fundamental, let's say, research in machine learning, right? These LLMs and everything, now we have been realizing it, their impact, but companies are working on it since 5 or 10 years ago. The first paper was launched in 2017. I guess in 2017, attention is all you need, and since then different companies are working on this attention mechanism to build large language models. But the major difference part is ability to take risk, and that capacity that you need, that the working in the uncertainty, that there are higher chances of failure if we working on this project, but if it gets success, is a big impact. So I wouldn't say there is a domain of machine learning that is not been given enough attention. I think I'm not the right person to maybe answer that question, but talking about at a larger scale, definitely we need to have a good amount of capacity or caliber to perform experiments that have a higher risk and higher impact, right? As you rightly said that US and China and other countries, that are developed countries, they are working on these technologies at a much faster rate. I think sooner or later India will also have their own LLMs. I think there are a lot of academic program which are working on in IIT Bombay as well to build India's native LLMs. The current company which I work at, Fractal, they have also allocated some kind of fund to develop large reasoning models. Recently there was a news in the newspaper. So yes, companies have started working on it. The academicians are working on it. But to build these models and work with them, that requires a capital, a good fortune of money, and that part if figured out, it can create a big impact in, let's say, developing India's native LLM models. सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट कि आप सब एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? I would say perform experimentation and try to build thing that actually creates value. ठीक है, you will have a lot of failures working in this field. ऐसा नहीं होगा कि आपने आज करना स्टार्ट करें एक या 2 हफ्ते के बाद you have become expert. If you are taking that path, then it's a wrong path for sure. But if you are taking a path which has a lot of failure, you try to build certain products that doesn't work. You try to build certain projects that don't work. It's a good thing. Don't get discouraged because you get a lesser
CGPA or lesser marks because you are trying to build that doesn't work. Definitely will impact your academics, but if you are taking that much amount of risk, it is gonna add value that will be reflected when you join industry, right? I remember when we were in college, we used to take up projects which are larger than what we could have been, right? And we were able to achieve 60-70% of it in good cases, but our college was good enough to understand that this group of students have taken a project which is larger than their capability, and they did not judge us based on the output. Yes, output, the end result holds certain weightage, but they also saw what kind of efforts that we have put in, what understanding that we have developed while working on it, and then provide support on that front as well. So to provide the encouragement that hey, if you take up the task which is larger or bigger than what we are expecting it, and if you cannot meet that, yes, there will be a penalty because you overestimated yourself. But we will encourage you to do that as well because you learn something, you learn things which others have not tried, right? So build things which are larger than yourself. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. You will develop a capacity to take a risk and be calm in that uncertain environment, because ये जो एक skill है कि navigating into an uncertainty, that's a skill that a lot of people lack, and it's a skill hard to acquire because ये skill failure से ही आती है. You cannot achieve that skill by doing small thing and getting success, right? So take up big projects, talk with your faculty, talk with the industry expert, and don't be shy in reaching out to people. अगर आप LinkedIn पे किसी अननोन इंसान को भी मैसेज करते हो, but yeah, you need to respect their timing, you need to respect their let's say you need to be polite and everything, but you need to learn to हैंडल रिजेक्शन. कि आपने 10 लोगों को मैसेज करा, उसमें से 9 के रिस्पॉन्स ही नहीं करा, या 10 ने किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा. सो यू नीड टू वेक अप टुमारो एंड मैसेज 20 पीपल. तो वो एक कैलिबर होना चाहिए. एंड वंस यू, इफ आपको अगर आ गया है by doing this, there is a surety that you will be success. It might take time, it could be late, it could be early, but you will be successful, that's for sure. Yes, yes, yes. So, भार्गव, हमने आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए. Okay, so I want to ask some rapid fire. It's a little fun also and interesting also. Okay, so my first question ki Python or PyTorch for you? PyTorch. One gadget you can't live without. Headphone. Work from home or office hustle. Hybrid. Coding with music or silence. Silence. One city you'd love for work. Gurgaon. Tea or coffee during late night debugging. Nothing. Most used mobile app Most other than LinkedIn. Instagram. Favorite programming language. Python. If you could instantly learn one non-technical skill, what would it be? Stage presentation. What's something you learned that hard way in your career? There is no one coming to save you. You are the only support for yourself, and you need to work hard. Favorite tech movie or series? Shawshank Redemption. If your life were a movie, who would play you? Me, myself. Who would win in a debate, Iron Man or Elon Musk? Well, both are the same personalities, so I would go with Elon Musk. One functional AI you would love to work with. Perplexity. If your GitHub profile was a Netflix show, what genre would it be? I think it would be a mix of lot of things. You can be action, thriller, suspense, and comedy as well. Okay, what songs describe your coding style? Deathbed, I would say. If AI took your job tomorrow, what would you do instead? I would be a content creator or a bodybuilder, either one of them. If your models could talk, what would they say to you? Stop training us. We are tired. Okay, so you have to teach ML to aliens. What's the first concept you explain? Gradient descent. How long can you survive without Wi-Fi or data? Currently, my limit is 6 or 7 days. It could be more. I would say 15 days max. Great. It's really great. If you could rename one AI concept, which one and to what? I would change confusion metrics, provide better, let's say, wording to the different parameters so that they are not confusing. So if you had a personal AI assistant, what would you name it? I would name it Jarvis as usual. Every, let's say, CS major's dream. Okay, so last one. Last Google search you made, if it is safe to share. It was Netflix. Great. Okay, so Bhargav, thank you so much for sharing this all the knowledge about MLOps and AI ML engineering. Thanks a lot for coming to my podcast. Thank you so much once again. Thank you for having me, and I hope the discussion that we had and the answers I provide, they add value to the people who are listening to it. And feel free to reach me out if anything I can do for you.
I hope you like this podcast. Please let me know in the comment which guests you would like to see on the podcast and any specific topics you would like us to discuss with them. I will try to bring those guests and ask your questions so you will get more helpful information. Before you go, share this episode with someone. It might really help because one conversation can change person's life and give them idea and new direction. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in next video.